नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अब आप इसे होता हुआ देख रहे हैं दोस्तों की महफिल में। जी हां, चर्चा है नाटो अलाइज के बीच में हुए एक विवाद की। हाल ही में जिस तरह से ट्रंप अति उत्साही होकर के नाटो कंट्रीज से ही उनके हक को मारने की तैयारी करने लगे, डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने की तैयारी करने लगे, इस बीच में समझ में कनाडा को यह आ गया कि सुनो, अगला नंबर हमारा है। आज जिस ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप पागल हो रखे हैं, असल में ग्रीनलैंड तो उनके लिए केवल एक सैंपल टेस्टिंग है। असल में चाहते तो वो कनाडा को हैं, और जब कनाडा को चाहते हैं, ऐसे में ट्रंप पहले भी कई बार कनाडा को अपना 51वां राज्य बता चुके हैं। तो ग्रीनलैंड को लेकर वो केवल यूरोपियन यूनियन की और नाटो में बचे रह गए छोटे मोटे देशों की ताकत जांचना चाहते हैं। वो सैंपल टेस्ट करना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड लेते समय कौन सा यूरोपियन देश अमेरिका को कन्फ्रंट करने आएगा, और अगर ग्रीनलैंड का मिशन सक्सेसफुल रहा तो फिर अगला नंबर कनाडा का होगा और कनाडा अमेरिका का 52वां राज्य बन जाएगा। ग्रीनलैंड का रास्ता तो लगभग ट्रंप साफ कर चुके हैं। अगली चर्चा अब कनाडा की होने वाली है। इससे पहले ही कनाडा समझदारी दिखाते हुए चीन की शरण में चला गया है। हालांकि विनाश काल में आई हुई इस शरण को सामने वाला भी मौका ही मानकर यूज कर रहा होता है, फिर भी कनाडा ने जो अपने स्तर पर सक्षम था वो प्रयास किया है। जैसे वेनेजुएला को भी जब डर लगने लगा था कि ट्रंप उसे खा जाएंगे, तब वो रूस की तरफ भागा था कि हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लीजिए सर, बुरे वक्त में हमारे काम आ जाइएगा। लेकिन इस बार ये पार्टनरशिप करने अमेरिका का ही पड़ोसी, अमेरिका का ही सहयोगी, नाटो मेंबर कनाडा भागा है चीन की तरफ। आप पूछेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? भाई साहब, बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है कि पिछले साल इसी कनाडा ने अमेरिका की चाल चलते हुए कि अमेरिका जैसा कहेगा वैसा करूंगा, चाइना पर 100% टैरिफ लगा दिया था। ये वो कनाडा है जो सोच रहा था कि हम तो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं, मित्र हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब ज्यादा बड़ा हो जाए तो शायद बाकी लोग मित्र रह नहीं जाते। वही कनाडा की गलतफहमी थी। हुआ भी यही। कनाडा ने 100% टैरिफ लगाने की जो भूल कभी चाइना पर की थी, अमेरिका उस भूल से इन्हें अपना मान लिया कि बेटा सुनो, तुम तो हमारे हो तो अलग क्यों रहते हो, आओ हम एक साथ मिलकर रह लें। देखो, इस समय अमेरिका यूरोपियन देशों को यथासंभव तरीके से थका रहे हैं, हर तरह से। उधर रशिया से बैन करवा कर महंगाई में इन्हें मरवा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के नाम पर इनका शक्ति परीक्षण कर दे रहे हैं। रही सही शक्ति को खत्म करने के लिए नाटो को कभी भी खत्म करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने नाटो खत्म कर दिया तो बेटा फिर तुम्हें रशिया से कोई नहीं बचा पाएगा। तो जितना भय का व्यापार इस समय यूरोप से अमेरिका कर रहा है, इतना शायद कोई नहीं करेगा। और ऐसे में ही अमेरिका के साथ साथ, यूरोप के साथ साथ कनाडा भी पिसता चला जा रहा है। बिल्कुल सेम पिक्चर है। यहां पर दृश्य समझने के लिए पर्याप्त है कि कैसे ट्रंप ने सबको बिठाकर यूरोपियंस की जब क्लास लगाई थी, उससे क्लियर हो गया था कि अमेरिका अब इन्हें कुछ नहीं मानता। ट्रंप के इरादे एकदम स्पष्ट हैं, वो मार्क कार्नी की कुर्सी खाएंगे। और इसी के चलते मार्क कार्नी उड़कर पहुंचे चाइना शी जिनपिंग से मिलने, और जाकर के अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील करके चले आए। चाइना और कनाडा के बीच में जैसे ही टैरिफ रिलीफ का अनाउंसमेंट हुआ, अमेरिका भड़क गया और ऐसे में अमेरिका ने कहा इसकी यथासंभव कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चाइना को कनाडा से ऐसा क्या मिलने वाला है? तो पहले ही बार में आंसर है, 100% जो टैरिफ थे उन्हें हटाकर 0 कर दिया है कि सुनो सर, आपको अपने व्हीकल्स पर जो हमने 100% टैरिफ लगाया था, अब ये देने की जरूरत नहीं है। खुलेआम आइए, बढ़िया से व्यापार करिए, कहीं से कहीं तक आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यूएस ने कहा है कि बेटा सुनो, तुम इस चीज के लिए रिग्रेट करोगे। तुमने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो हमारे यहां आने दिया है, कनाडा में जो तुमने आने दिया है, तुम ये जानबूझकर, क्योंकि अमेरिका तुम्हारे पास व्हीकल्स बेचता है और तुम अमेरिका के साथ व्यापार करके पूरी जीडीपी चलाते हो। अच्छा, ये सच भी है। कनाडा की टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 66% अकेला अमेरिका से होता है। या फिर इसको और भी आसान कहे तो समझिए कि आधे से अधिक कनाडा का व्यापार केवल अमेरिका पर टिका हुआ है। और ऐसे में अमेरिका से व्यापार करके हर साल $150 बिलियन से ज्यादा कमाता भी है। इसके बावजूद वो कनाडा के पास चाइना के पास पहुंचता है और कहीं ना कहीं चाइना को अपने साथ लाने का प्रयास करता है। और इसी क्रम में इन दोनों की जो रार है वो पब्लिक हो जाती है। मार्क कार्नी
आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी बात है। हो सकता है कि आप इस बात को बहुत हल्के में फिलहाल ले रहे हो, इसकी प्रासंगिकता कुछ दिनों बाद जब सिद्ध होगी कि ये बहुत बड़ी घटना घटी थी। इसको आप ऐसे समझिए कि 2017 के बाद जाके 2026 में लगभग 10 साल हो गए। 10 साल बाद कोई कनाडा का पीएम चाइना गया है। कनाडा के पीएम की चाइना यात्रा से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा अपने आप को बिल्कुल अमेरिका मानता था। यह मानकर चलता था कि अमेरिका ही डिसाइड करेगा, हम वही मानकर चलेंगे। और ऐसे में मार्क कार्नी यहां पहुंचते हैं तो चीनी लोग इनका इसी तरह स्वागत भी करते हैं कि चलो लौट के बुद्धू आप घर को आ गए, अब आपके साथ सब बढ़िया हो जाएगा। चीनियों के द्वारा बढ़िया इनका सम्मान किया जाता है। ये अपनी यात्रा में निकलते हैं और छोटी मोटी यात्रा लेके नहीं निकले हैं, 13 तारीख से 17 तारीख तक की यात्रा पर हैं। ऐसे में ये बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं यात्रा पर जा रहा हूं, बढ़िया अपने साथ रेस्पॉन्सेज लेकर लौटूंगा, बढ़िया विजिट करूंगा। यहां पर चीनी लोग भी बढ़िया इनका स्वागत करते हैं और इनकी यात्रा से मीडिया में खबर चलने लगती है कि ये कनाडा चाइना के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देगी। यहां पहुंच करके ये प्रीमियर ली से मुलाकात करते हैं, बढ़िया भव्य स्वागत इनका रेड कारपेट पर दिया जाता है। इससे खुश होकर के ये धन्यवाद के मैसेज लिखते हैं और जो इनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके चेयरमैन जाओ लेजी से भी इनकी मुलाकात होती है। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जाओ लेजी से मुलाकात होना ये अपने आप में एक सिंबॉलिक टर्म है। अमेरिका जो अपने आप को पूंजीवादी कहता है, ऐसे में अगर कनाडा जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके हेड से मुलाकात करके आते हैं, हेड तो शी जिनपिंग है लेकिन फिलहाल के लिए चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके ये जाओ लेजी हैं। जाओ लेजी से इनकी मुलाकात होना बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि कनाडा अब उस तरफ भी देख रहा है कि ठीक है भाई, चाइना वालों तुम बुरे नहीं हो। अभी 2 दिन पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने एक सेशन किया था जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स इंडिया आए हुए थे, तब हमने आपको ये पूरी जानकारी दी थी कि इनके पास में स्टैंडिंग कमेटी कैसे काम करती है। उस स्टैंडिंग कमेटी में जाओ लेजी जो है ना वो इस समय हेड ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो बनकर बैठे हुए हैं और ये शी जिनपिंग के बाद सेकंड पावरफुल आदमी है जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत की भाषा में कहूं तो प्रधानमंत्री के बाद पार्टी प्रेसिडेंट से मुलाकात होना, कुछ वैसी मुलाकात मार्क कार्नी जाओ लेजी से कर आए हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इन्हें अब चाइना की पॉलिसी से भी दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा व्यापार पर भी नजर डाल लें। चाइना के साथ कनाडा का जो व्यापार है वो ऑलरेडी 118 बिलियन डॉलर का होता है, जिसमें कनाडा चाइना से बहुत सारा सामान, लगभग 90 बिलियन डॉलर का सामान मंगाकर लगभग 60 बिलियन डॉलर के घाटे में रहता है। इस व्यापारिक घाटे में चाइना को आने वाले समय में और ज्यादा इजाफा होगा क्योंकि चाइना व्यापार में एक्सपोर्ट करता है कनाडा को, और अगर ऐसा करेगा तो व्यापारिक सरप्लस कनाडा की तरफ झुकेगा। ये चाइना के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही। चाइना के साथ साथ कनाडा यहां पर चाइनीज लोगों को अपने देश में आता हुआ देखकर उन्हें भविष्य में अपनी पार्टी बनाना चाहता है। कल को अमेरिका अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा करे, ऐसा बर्ताव जिसमें चीनियों को लगे, जिसमें कैनेडियंस को लगे कि कल को हमारे साथ कोई खड़ा हो सकता है पैसे के लालच में, तो वो चाइना बने। इसलिए कनाडा अपना बाजार खोलकर चला आया है और उस बाजार में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कार के लिए मार्केट खोला गया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यह ध्यान दिया गया है कि लगभग 49,000 कारें अब चाइना कनाडा को एक्सपोर्ट करेगा। उस पर कनाडा कोई भी, और वो भी इलेक्ट्रिक कारें, उस पर लगभग 5% के आसपास एवरेज टैरिफ लगेगा, जो पहले 100% तक हुआ करता था। यह दर्शाता है कि चाइना ने कनाडा के बाजार को अपने लिए यूज कर लिया है। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा कि आने वाले समय में कनाडा के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो टेस्ला के चला करते थे या फोर्ड की कंपनियां काम करती थी, उन्हें अब पूरा कंपटीशन मिलेगा क्योंकि अमेरिकी बाजार को चीनी सस्ता बाजार खा जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि कनाडा ने ट्रूडो के नेतृत्व में जब बाइडेन राष्ट्रपति हुआ करते थे तब टैरिफ का खेल खेला था और चाइना पर 100% ईवी के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे। बदले में चाइना ने नाराज होकर कनाडा के जो एक रैपसीड ऑयल होता है उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। दोनों देश एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाने लगे थे। दुश्मनी तो पुरानी भी थी, जब हुवावे के एक बड़े व्यक्ति को, हुवावे के ऊंचे पद पर बैठी एक एग्जीक्यूटिव को कनाडा ने अमेरिका के कहने पर अरेस्ट कर लिया था। उस समय पर भी कनाडा और चाइना के रिश्ते काफी खराब हुए थे। देखिए, कनाडा और चाइना के रिश्तों की खराबी में और भी कई अध्याय हैं और उन अध्याय में चाइना के ऊपर कनाडा हमेशा यह आरोप लगाता आया है कि ये कनाडा के इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। कनाडा के इलेक्शन को प्रभावित करने में पिछली बार ट्रूडो ने आरोप भारत पर भी लगाए थे। भारत और चाइना पर आरोप थे कि ये हमारे इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, लेकिन ट्रूडो को तो ट्रंप खा गए। लेकिन अभी भी कैनेडियंस को यह बात समझ में अच्छे से आती है कि चाइना के साथ रहने पर उन्हें संभवतया अमेरिका से शील्ड मिल जाएगा।
अमेरिका से उन्हें बचत हो जाएगी, अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से वो बचे रह जाएंगे। खैर, इन तमाम चीजों के अंदर ट्रूडो तो जा चुके। मार्क कार्नी जब से आए तो मार्क कार्नी इस उम्मीद में थे कि जो ट्रूडो गलती की है वो अब हम नहीं करेंगे। ट्रूडो अमेरिका के सामने नहीं टिक पाए थे, क्योंकि ट्रंप ट्रूडो के सामने बिल्कुल जिद से तैयार हो गए थे कि बेटा तुम्हें तो 51वां राज्य बना के मानेंगे। लेकिन अब मार्क कार्नी अब किसी भी हद तक जाकर कनाडा को 51वां राज्य बनने से रोकना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर जब तक फतह होगी तब तक कनाडा शायद अपने पंख पसार कर बहुत से देशों के साथ में मित्रता करेगा। इस समय यूरोप के और नाटो देशों के समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। वो अब अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ने लगे हैं। उन्हें ये समझ में आने लगा है कि अगर हम कुछ नहीं किए तो एक दिन अमेरिका हम सबको निगल जाएगा। इन सारे देशों पर अमेरिकी शासन होगा, अमेरिका की मर्जी से इनके यहां पर शासन चलने लगेगा। जिस अमेरिका ने इतने दिन तक सबको सह अस्तित्व की अवधारणा दी थी, अब वो पूरी तरह से गौण हो जाएगी। खैर, मार्क कार्नी समझदारी से अपनी मीटिंग करके आते हैं, बढ़िया एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालते हैं 4-5 पन्ने का कि साहब हम कैसे कैसे काम करने की तैयारी में हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम सभी प्रकार के ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा, और जो चाइना को कनाडा से मिलने वाला रैपसीड ऑयल है उस पर चाइना भी अब टैरिफ हटा देगा। तो मार्च 1 से इन दोनों देशों के बीच कोई ट्रेड टैरिफ नहीं रह जाएंगे। ये कुल मिलाकर के इन दोनों देशों के बीच में हुआ एक बड़ा समझौता है। बड़ा सवाल बचता है, बड़ा सवाल ये कि ये एक व्यापारिक समझौता है, इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों लिया जा रहा है? आंसर स्पष्ट है। पिछले 10 सालों से कनाडा जिस चाइना से नफरत करता था, एक झटके में उसके साथ मित्रता कर लेता है। ये बहुत सिंबॉलिक बात है। उस देश के ऊपर सब टैरिफ हटा देता है, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली टैरिफ हटाने की बात कर लेते हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है, इस घटना के बहुत गंभीर मायने हैं। इस घटना के अंदर तमाम प्रकार की वैश्विक समीकरण है। कुल मिलाकर के ये घटना घटित होती है, इसके तुरंत बाद लोग इन्हें खींच खींच कर लाना शुरू करते हैं कि सर आप ये जानबूझकर किए हो ना, ताकि BYD को बाजार में एंट्री देकर के आप अमेरिकियों को, अमेरिकी टेस्ला गाड़ी को बाहर निकाल दो। इसके साथ साथ इन महाशय ने एक इंटरव्यू में एक लाइन और बोल दी, असल में चीनियों के सामने एक लाइन और बोलकर आ गए, और उसमें ये कहकर आए कि अब कनाडा और चाइना को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ना चाहिए। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के लोग सवाल खड़े करने लगे। ऑर्डर का मतलब एक तरह से क्रम है, क्रम में सबसे ऊपर अमेरिका को माना जाता है, फिर G7 कंट्रीज को रखा जाता है, फिर दुनिया में चाइना को कंसीडर किया जाता है। G7 संयुक्त रूप से अपने आप को सबसे पावरफुल मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात हो तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चाइना आता है। ये बात स्वीकार नहीं होगी, ये बात ये अनाउंस करके चले आते हैं। जब ये बात अनाउंस करके चले आते हैं तो जो अमेरिकी हैं या अमेरिकी समर्थक हैं वो ट्रूडो के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ बेटा जी, तुम वही हो ना जो अपने इलेक्शन में बोल दिए थे कि हाँ भाई हमें चाइना से थ्रेट है, चाइना वाले लोग हमें बर्बाद कर रहे हैं। और भूलो मत, चाइना से मित्रता करके केवल बर्बादी आती है, अमेरिका से आगे चल करके लोग आगे बढ़ पाते हैं। तुमने तो खुद कहा था कि कनाडा के इलेक्शंस में चाइना का प्रभाव होता है, लेकिन अब तुम उन्हीं के साथ में व्यापारिक समझौते करके आ गए हो। खूब बढ़िया इनकी अमेरिकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसे ट्रूडो की ट्रोलिंग की थी। ये वो पब्लिक डिबेट थी जिसके अंदर ये स्वीकार किए थे कि हाँ भाई चाइना का प्रभाव कनाडा के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सोचिए, ये इन सारी प्रभाव को जानते हुए भी अगर चाइना से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हुए हैं तो इसके पीछे किसी ना किसी ने मजबूर किया होगा, ये बात जानना जरूरी है। चाइना ने कैनेडियंस के ऊपर से वीजा बैरियर हटा दिए हैं, कहा है कि कोई भी वीजा फ्री एंट्री है, कैनेडियन अगर चाइना आना चाहते हैं तो बढ़िया इनका हैंडशेक हो गया है। जब इस तरह की बातें होने लगी तो लोगों ने कनाडा से सवाल किए कि भाई साहब आप लोग तो बिक गए, आप लोग चाइना के साथ चले गए। तो कैनेडियन समर्थकों ने और चाइनीज समर्थकों ने यही कहा कि इस काम को करने वाला जो असली व्यक्ति है वो तुम्हारे देश में बैठा है, अमेरिका, जिसने सही मायने में वर्ल्ड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया। अब देशों को अपने कोर्स करेक्ट करने पड़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं पर्सनली अपनी तरफ से कई बार ऐसा फील करता हूं कि अगर ये स्थिति ज्यादा लंबे समय तक बनी रही तो ये यूरोपियन देश खुद रशिया के साथ दोस्ती कर लेंगे कि भैया हमें तुम ही बचा लो, कम से कम तुम हम पर हमला करने तो नहीं आते थे। आज अमेरिका ने तुमसे दुश्मनी कराकर हम लोगों से ग्रीनलैंड छीन लिया, कल को हमसे कनाडा छीन लेगा, एक दिन उसको दुनिया में जो जगह पसंद आएगी उसे कब्जा करके बैठ जाएगा। रशिया और चाइना मिलकर हमारे साथ आ जाओ, अमेरिका से हमें बचाओ, क्योंकि ये फैलता बीमारी की तरह चला जा रहा है। क्योंकि अमेरिका की नीयत एकदम स्पष्ट है, जैसे ही वो ग्रीनलैंड को लेगा, ये मानकर चलिएगा ग्रीनलैंड पर कब्जा होते ही अगला जो अनाउंसमेंट होगा वो कनाडा के लिए होगा। अभी तक तो ये कहा जाता है कि मैं गोल्डन डोम बनाऊंगा इसलिए ग्रीनलैंड चाहिए,
उसके बाद ये कहेंगे कि हमें ग्रीनलैंड तक जाने में दिक्कत आती है, बीच में कनाडा पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमें कनाडा चाहिए और कनाडा शायद कुछ ना कर पाए। कनाडा आज G7 देश है, आज वो अमेरिका के साथ मिलकर के 5I कंट्री का अलायंस भी है, लेकिन इस सब का कोई मायना फिलहाल देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। जब ये बात पूछी गई ट्रंप से, और एक बात और, मार्क कार्नी से इन दिनों ये भी पूछा जा रहा है कि साहब बताइए कि क्या ग्रीनलैंड को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो ये कहते हैं वो नाटो कंट्री है, नाटो अलाई है, हम सब ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। ये बड़ा ही विचित्र संयोग बन चुका है। ट्रंप से पूछा गया कि साहब वो पता चला है कि वहां जाकर के ट्रेड डील करके आ गए हैं, तो ये कहते हैं हाँ दैट इज ओके, दैट इज व्हाट ही शुड बी डूइंग, इट इज गुड थिंग फॉर हिम टू साइन ए ट्रेड डील विद चाइना। बोले यही तो करने गया था, वो करना भी चाहिए था, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल पर है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन किसके साथ क्या डील कर रहा है। खैर, कुल मिलाकर के ये डील हो जाती है। देखना होगा रूस के लिए यूरोपियन द्वार कब खुलते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर फिर से कहां जाकर रीसेटल होता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथियों के साथ चैनल को साझा कीजिएगा, और हमारे कोर्सेज जो बातें बाजार के एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है उन्हें जाकर के पढ़िए, वहां से आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है उसे प्राप्त करिए। साथ ही साथ में हमारे साथियों, अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।